चलो यहाँ से आगे निकलते हैं, पहुँचते हैं अब स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी में हम लोग एक काम करते हैं, ए और बी पहले करते हैं, जो आज मैं बताया हूँ, जैसे ए और बी, और सी और डी बाद में करेंगे। ए एंड बी, ए हम लोगों ने क्या देखा, what a type of special majority, 2/3 majority of the total strength of the house, of the total strength of the house, strength of the house, of the house, ये देखा हमने। and this is one of the most difficult majority to be achieved in both the houses of parliament। बहुत डिफ़िकल्ट है, और बहुत डिफ़िकल्ट है तो जाहिर सी बात है ये किसके लिए रखा गया होगा, टू रिमूव प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, टू रिमूव प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट का जो रिमूवल रेजोल्यूशन है, इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन, इम्पीचमेंट बोलूँगा मैं क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड किसके लिए है, प्रेसिडेंट के लिए ही है। इम्पीचमेंट resolution must be passed independently in both the houses by this majority, by this majority, है ना। मतलब अगर लोकसभा की स्ट्रेंथ 543 है तो उसका 2/3 चाहिए इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन को लोकसभा में पास होने के लिए, और यही सेम नंबर 245 का 2/3 चाहिए राज्यसभा में पास होने के लिए। तो दोनों हाउसेस में इस मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, तभी प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। क्लियर है ये। दूसरा क्या देखा हमने, मिलता जुलता है लेकिन डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है, यहाँ भी 2/3 मेजॉरिटी है, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द, अब टोटल स्ट्रेंथ नहीं है, ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये है मेजॉरिटी, ये वाली। मतलब उस दिन हाउस में जितने लोगों ने प्रेजेंट होकर वोट किया है उसका 2/3 चाहिए, है ना। सपोज ऑन दैट पर्टिकुलर डे, आउट ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा दैट इज 543, ओनली 500 मेंबर्स आर प्रेजेंट एंड 50 ऑफ देम kept themselves abstain from voting, मतलब they voted neither in favor nor against। मतलब how many members voted, 450, और 450 का 2/3 कितना होगा, 300। तो at least 300 members must vote in favor of that particular resolution और motion। क्लियर है ये। चलो अब ये वोटिंग कहाँ कहाँ लगेगी, देखो इंपॉर्टेंट है ये। नंबर 1, आर्टिकल 249 सुना है कभी, नहीं सुना है, पार्ट 6 में सुनोगे, पार्ट 5 में सुनोगे, ठीक है। आर्टिकल 249, चलो देखते हैं ये क्या है। रेजोल्यूशन सीकिंग to authorize whom, parliament, authorize parliament to make law over any subject of state list, any subject of state list, ये है एक्चुअली आर्टिकल 249। और सुनो, और ये जो रेजोल्यूशन है, अरे यार रेजोल्यूशन, रुक जाओ मैं समझा रहा हूँ। और ये कहाँ पास होना चाहिए, ये कहाँ पास होना चाहिए, राज्यसभा में इस मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। नहीं, ये थोड़ी है यार, समझा देता हूँ, रुको।
देखो रेजोल्यूशन under the provision of Article 249, a resolution to authorize Parliament to legislate over any subject of state list must be passed in Rajya Sabha by this kind of majority. Agar if that resolution is passed by this kind of majority in Rajya Sabha, then Parliament is authorized to legislate or to make law over any subject of state list. Normally what do you find? There are three lists. There are under the provision of 7th schedule. कौन सा schedule में? 7th schedule. And article कौन सा है? आर्टिकल है ये वाला आर्टिकल 242 है क्या? फटाक से एक बार चेक करो, मेरे दिमाग में 242 आ रहा है, या तो 242 है या तो 246 है। टू 242 लिखे होगा, जहां भी मैं 7th शेड्यूल बताया हूं वहां आर्टिकल बताया हूं। अरे गूगल में एक बार मान लो यार। हाँ, इसको क्या मारो, 246 है ना, मैं बोला ना, या 242 है या 246 है। आर्टिकल 7th शेड्यूल और कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 246। चलो अब मैं तुमको बताता हूं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, दैट इज पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, इज गिवन अंडर 7th शेड्यूल। और अगर आर्टिकल पूछे आपसे तो आर्टिकल 246 है ना। एंड हाउ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज डन? बाय वे ऑफ 3 लिस्ट, बाय वे ऑफ 3 लिस्ट। वन इज यूनियन लिस्ट और यू मे कॉल इट सेंट्रल लिस्ट, अदर वन इज स्टेट लिस्ट, and the third one is concurrent list, and you have subjects under these lists 100, 61 and 52, ये subjects हैं इसके अंदर, है ना। in normal situations parliament is authorized to legislate upon the subjects which is in union list. who is authorized? union list में जो subjects हैं कौन law बना सकता है? parliament, only parliament. So you may call it Parliament is having exclusive power of legislation over the subjects of union list. Parliament, ठीक। और state list में normally कौन? state legislatures, जो जितने भी different state legislatures हैं ना, वो लोग state list में जो subjects है उसी पर legislate कर सकते हैं। If I say state legislatures can legislate upon the subjects of union list, is it correct? कभी नहीं बना सकते, कभी भी नहीं कर सकते। तो state legislatures और state list पर क्या कोई ऐसी कंडीशन आएगी कि पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकता है? हाँ, कर सकता है। तो यू कैन नॉट से कि स्टेट लेजिस्लेचर्स हैव एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लेजिस्लेशन ओवर द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। बोल सकते हो क्या? नहीं। अपन एक्सक्लूसिव वर्ड का यूज कब करेंगे? व्हेन दैट ओनली वन बॉडी इज ऑथोराइज, केवल वही बना सकता है और कोई नहीं बना सकता। तो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर तो केवल पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर कर ही नहीं सकते। तो ये हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट इज हैविंग एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लेजिस्लेशन, है ना, ओवर द सब्जेक्ट्स ऑफ यूनियन लिस्ट, कह सकते हैं। बट वी कैन नॉट से स्टेट लेजिस्लेचर्स हैव एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लेजिस्लेशन ओवर द सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट लिस्ट, क्योंकि in emergency situations parliament can legislate over the subjects of state list। एक पहली बात ये हो गई, और दूसरा अभी आर्टिकल 249 देखा आपने, अभी समझाता हूँ मैं उसको, लेकिन ये समझ जाओ, ठीक है। और कंकरेंट लिस्ट पे पार्लियामेंट भी कर सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों कर सकती है ना, यही था। लेकिन अब नॉर्मल सिचुएशन मतलब इमरजेंसी नहीं है, देर इज नो इमरजेंसी सिचुएशन इन द कंट्री, ठीक। तो एक और कंडीशन है जिसमें पार्लियामेंट स्टेट सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है, और वो प्रोविजन वेयर इट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 249, अंडर आर्टिकल 249। नाउ अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 249 हु इज ऑथोराइज? आपसे कोई पूछे तो राज्यसभा। हु इज ऑथोराइज? राज्यसभा।
Article 49 gives this power to Rajya Sabha that a resolution regarding this, a resolution to authorize Parliament to legislate over the subject, any subject of state list, can be brought only in Rajya Sabha, can be brought in Rajya Sabha. And if that resolution is passed by this majority, 2/3 majority of the members present and voting in the Rajya Sabha, if it is passed, then by passing this resolution, Rajya Sabha can authorize Parliament to legislate और जिस भी स्टेट सब्जेक्ट पर उन्होंने वो बिल रेजोल्यूशन पास कर दिया, तो पार्लियामेंट ऑथोराइज हो जाएगी उस स्टेट सब्जेक्ट पर लॉ बनाने के लिए. एंड व्हेन Parliament under the provision of Article 49 makes law, any law over the subject of state list, the validity of that law is 1 year. The validity of that law is 1 year. However, अब आगे पढ़ोगे पार्लियामेंट में, however, this can be extended. This can be extended. अब डिटेल वहाँ पढ़ेंगे अपन. ये समझे कि नहीं समझे? उसको नहीं आया, नहीं आया. अंग्रेजी बोला इसलिए नहीं आया, हिंदी. अच्छा, पिछला वाला ना, पिछला वाला सिर्फ उतना ही समझो जितना मैंने बताया. देखो कहाँ गया, अरे देखो भाई, आपको पता है कि पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकता है, लेकिन दोनों के बीच झगड़ा ना हो. दोनों झगड़ा कर सकते हैं ना, नहीं मैं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा. तो फॉर दिस कॉन्फ्लिक्ट, पार्लियामेंट हैज रिमूव्ड दिस कॉन्फ्लिक्ट बाय 7th शेड्यूल और आर्टिकल 246. 7th शेड्यूल एंड आर्टिकल 246. इसमें क्या है? इसमें क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द पावर ऑफ मेकिंग लॉ, दैट इज लेजिस्लेशन, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स. उन्होंने बता दिया भैया देखो ये लिस्ट है, इस लिस्ट में ये सब्जेक्ट्स हैं, इस पे पार्लियामेंट लॉ बनाएगी केवल. बता दिया. अब तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं ना, पार्लियामेंट सबका बाप है, पार्लियामेंट ने कह दिया मतलब वही होगा. ठीक, उन्होंने यूनियन लिस्ट बना दिया और इसमें 100 सब्जेक्ट्स हैं. एट प्रेजेंट हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर? 100. तो क्लियर है, यहाँ पे पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगी और कोई लॉ नहीं बना सकता. ठीक. एंड इफ पार्लियामेंट मेक्स अ लॉ, दैट लॉ इज फॉर होल ऑफ इंडिया. स्टेट को भी इम्प्लीमेंट करना होगा, स्टेट को भी उसको फॉलो करना होगा. ओके ना, अब स्टेट लेजिस्लेचर को भी तो पावर है लॉ बनाने का. तो स्टेट बस डिफरेंस, द ओनली डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर इज if parliament makes a law, then that law is applied all over India. States को भी follow करना पड़ेगा. But if a particular state legislature of a state prepares a law, then that law can be implemented inside the borders of that state only. इतना तो क्लियर है. अब भाई छत्तीसगढ़ का कोई लॉ बनाना चाहते हैं, काका को कैसे मालूम चलेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट पे मैं लॉ बना सकता हूँ? पूरा लिस्ट मेंशन है, इसी पे आप लॉ बना सकते हो, इसके अलावा आप लॉ नहीं बना सकते. ठीक है, वो लोग इसी पे लॉ बनाएंगे और वो स्टेट की बाउंड्री तक इम्प्लीमेंट होगा, लागू होगा. उसके बाद देयर इज कंकरेंट लिस्ट, मतलब इसको कॉमन लिस्ट समझो आप. कॉमन, देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट मैटर्स, सब्जेक्ट्स, जिसमें a cooperation, a coordination between parliament and state legislature is needed. There are few sensitive matters like education. Agar if governments of India they want to bring that literacy rate up, then alone parliament, अगर केवल parliament law बनाएगा और parliament उसे अकेले पूरे इंडिया में implement करने की कोशिश करेगा, that won't be so effective, है ना. ये और ज़्यादा असरदार कैसे होगा? अगर स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर अगर इस पे काम करेंगे तो तभी होगा, क्योंकि भैया स्टेट अपने अपने लिटरेसी रेट सुधारेगी तभी तो ओवरऑल और इंडिया का लिटरेसी रेट सुधरेगा, है ना. तो इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स रखे गए हैं जिस पर पार्लियामेंट कैन ऑल्सो मेक लॉ और वो पूरे इंडिया पे लागू होगा, और स्टेट ऑल्सो
इन देयर कैपेसिटी दे कैन ऑल्सो मेक अ लॉ ओवर दैट सब्जेक्ट, और फिर वो अपने स्टेट में भी अप्लाई करेंगे, तो दोनों मिल के काम करेंगे तो लिटरेसी रेट बढ़ेगा। तो अभी समझे? हंड्रेड 61 52। ये अब समझ में आ गया 249 क्या है भाई? इन नॉर्मल सिचुएशंस व्हेन देयर इज नो इमरजेंसी सिचुएशन, तो स्टेट लिस्ट पर पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकती, क्योंकि उस समय स्टेट लेजिस्लेचर ही बना सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम इमरजेंसी सिचुएशंस देयर इज वन मोर प्रोविजन एंड दैट इज आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 में पावर किसको है? राज्यसभा को है। ऐसा एक रेजोल्यूशन है ना, ऑथराइजिंग द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट अपॉन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, एक रेजोल्यूशन कहाँ आएगा? राज्यसभा में आएगा। केवल राज्यसभा में ना, लोकसभा में नहीं जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। और राज्यसभा ने अगर उसको 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग से पास कर दिया, तो समझो कि पार्लियामेंट ऑथोराइज हो गई स्टेट लिस्ट के उस सब्जेक्ट पर लॉ बनाने के लिए। और पार्लियामेंट इस तरह से जो लॉ बनाएगी उसकी वैलिडिटी कितनी होगी? आप क्लियर है? ये रेजोल्यूशन, हाँ बिल्कुल। नहीं, केवल देखो सुनो, केवल राज्यसभा पास कर दिया ना तो ये ऑथोराइज हो गया, फिर उसके बाद वो बिल आएगा जिस पे ये बनाना चाहते हैं, लॉ बनाना चाहते हैं। बिल ऑर्डिनरी, सारे बिल तो ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से पास होते हैं ना। अरे देखो भैया सुनो, ऑथोराइज कर दिया राज्यसभा ने ये रेजोल्यूशन पास करके, है ना। अब उसके बाद पार्लियामेंट उस सब्जेक्ट पर बिल बनाएगी, फिर वो नॉर्मल प्रोसीजर दोनों हाउसेस में पास होगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट एसेंट देंगे और वो लॉ बन जाएगा उस स्टेट के लिए। समझ गए? नाउ एनी डाउट्स? राज्यसभा में ही आएगा वो, और कहीं नहीं आएगा। हाँ वही जाएगा, ठीक है। ना कोई नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दे रखा है राज्यसभा को। नाउ लेजिस्लेटिव असेंबली हैज नो रोल, ठीक है। नाउ क्लियर है? नाउ अब यही मेजॉरिटी एक और जगह लगेगी। कहां लगेगी? आर्टिकल 312, आर्टिकल 312 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यही होगा। हाँ यही। अब देखो आर्टिकल 312, राज्यसभा हैज दिस पावर। राज्यसभा अंडर आर्टिकल 312, राज्यसभा is having this power to create new all India services, to create new all India services. At present, all India services, at present, how many of all India services are there? 3 all India services. all India services कितने हैं? 3, IAS, IPS and IFS. This is not Indian foreign services, this is Indian forest services. फॉरेस्ट है ना, FO, अगर कायदे से देखा जाए तो ये ऐसा होगा, है ना, यही है। अब मान लो एक नया ऑल इंडिया सर्विसेज बनाना चाहते हैं, जैसे अ प्रोसीजर इज गोइंग ऑन फॉर IES, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, है ना। there have been many talks regarding this and many attempts are made and still it is pending. So in future you may see that a new bill will be brought, it will be passed and a new all India services may be created and that is IES, ठीक है। लेकिन अभी 3 ही है, ओके। अब मान लो एक नया, इनके अलावा एक न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज स्टेटस हम किसी को देना चाहते हैं, तो ये मेंशन कहाँ है? अंडर आर्टिकल 312।
And under Article 312, who can pass this resolution? राज्यसभा। अब देखो, अभी क्या करेगा राज्यसभा? सीकिंग अ रेजोल्यूशन, राज्यसभा अ रेजोल्यूशन सीकिंग क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। ये कहां पास होना चाहिए? राज्यसभा में। किस मेजॉरिटी से? उस मेजॉरिटी से, वही वाला मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर राज्यसभा में पास हो गया तो राज्यसभा फिर से ऑथोराइज कर देगी किसे? पार्लियामेंट को। और पार्लियामेंट नाउ एक बिल आएगा और दोनों हाउसेस में पास होगा, राज्यसभा अपना साइन देंगे और न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट हो जाएगा। समझ गए? देखो, अंडर आर्टिकल 249 एंड अंडर आर्टिकल 312 a resolution seeking for authorizing the parliament to legislate over the subject of state list under article 249. Under article 312 a resolution seeking the creation of new all India services. ये दोनों रेजोल्यूशन कहाँ जाएंगे? राज्यसभा। और राज्यसभा में इस मेजॉरिटी से पास होने चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। पास हो गया। अब पास अगर राज्यसभा में पास हो जाता है तो कौन ऑथोराइज हो जाएगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ऑथोराइज हो, फिर एक बिल बनेगा, दोनों हाउसेस में पास होगा ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से। जैसा बिल पास होता है प्रेसिडेंट साइन करेंगे, हो जाएगा। रेजोल्यूशन केवल राज्यसभा में आएगा, इस मेजॉरिटी से पास होना चाहिए दोनों। ठीक है, क्लियर है? नाउ अब स्पेशल मेजॉरिटी के नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। और ये सेक्शन कौन सा है? आर्टिकल 368। कौन से पार्ट में है ये? पार्ट 20, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगर मुझे सही याद आ रहा तो यही है ना? मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ ना, क्योंकि ये फैक्चुअल कंटेंट है, आप लोग को याद रखना है। मेरे दिमाग में ऐसे ही जो बसा हुआ है वो निकल के आता है, लेकिन कभी कभी गलत निकल के आ जाता है अगर फैक्चुअल नॉलेज है तो। वैसे प्रोबेबली मैं आसपास रहता हूँ, अगर कहीं डाउट हो रहा तो मुझे पता होता है कि साला 242 या 246 ही है, इसी में है कहीं पर। और मैं तुमको बता देता हूँ, मैं कोई तैयारी करके नहीं आता हूँ ना। अगर मैं तैयारी करके आता तो एकदम आप लोगों को सर तो सब कुछ सब याद रहता है। मैं पॉलिटी के लिए कोई तैयारी करके नहीं आता कि मैं तैयारी करके आऊँ आपको पढ़ाने के लिए। इट इज़ नॉट नीडेड फॉर मी, है ना। मैं कभी भी आऊँगा और ऐसे ही शुरू हो सकता हूँ। आर्टिकल 368। नाउ आर्टिकल 368 में इट टॉक्स अबाउट 2 काइंड्स ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी, है ना। ए बी वाला पढ़ा था आपने एक जगह। अब मैं ये पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि वो क्या होगा, फिर उसके बाद चलते हैं कहाँ चाहिए। नाउ अंडर आर्टिकल 368 देयर आर 2 प्रोसीजर्स एंड आर्टिकल 368 रिलेटेड टू, ये नेसेसरली क्या होगा? ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ही होगा, आर्टिकल 368, है ना। तो देयर आर 2 प्रोसीजर्स मेंशन्ड फॉर मेकिंग एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, एक कंडीशन है ए बी, ए और बी। ये क्या है? 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये हो गया। और दूसरा क्या है? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, या इसको अपन क्या बोलेंगे? अपन शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? मोर मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, यही है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ये कंडीशन। अब मैं इसको समझा दूं एक बार। वो क्या बोल रहा है? certain part in the constitution can be amendment by achieving that majority in both the houses of parliament. मतलब there are certain constitutional amendment bills
which needs to be passed independently by both the houses by passed by that kind of majority. And अरे साला अरे अब इधर फंस गए। इसमें हमको ये ध्यान रखना है, मतलब ए और ए बी जो दोनों है ना वो इस हाउस में फुलफिल होना चाहिए और ए बी इंडिपेंडेंटली इस हाउस में भी फुलफिल होना चाहिए। जैसे मान लो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल फलाना वाला आया जिसके लिए हमें ये मेजॉरिटी चाहिए, वोटिंग हो गई। अब आपको तो पता है कि भाई लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ इट कैन नॉट गो बियॉन्ड 543। ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, ठीक, ओके। चलो भाई वो बिल आया, लोकसभा में आया, अब उस पर वोटिंग डिस्कशन सब हो गया और उस पर अब वोटिंग हो रही है। जब वोटिंग हो गई तो हम लोगों ने देखा कि आउट ऑफ 543 500 ने क्या किया, वोट किया। उस दिन 500 प्रेजेंट थे, तो पागल साला, उस दिन 500 प्रेजेंट थे और इसमें से कितने लोगों ने वोट किया है, 450 लोगों ने वोट किया है। जो 50 लोग थे इन्होंने अमेंडमेंट मतलब वोटिंग ना तो फेवर में किया नहीं किया, क्योंकि यही मेजॉरिटी है ना, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, ठीक है। इसमें से जब रिजल्ट आया तो हम लोगों ने देखा कि 272 लोगों ने फेवर में वोट किया। माइनस कर दो तो कितना हुआ, 450 से 300, 150, 178 लोगों ने अगेंस्ट वोट किया ना, ठीक। अब हम चेक करेंगे ए बी कंडीशन दोनों फुलफिल हो रहा है कि नहीं। ए क्या है, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। कितने लोगों ने वोट किया, 450, इसका 2/3 कितना होगा, क्या हो रहा है, 300 है। पहला ही कंडीशन फेल, दूसरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि दूसरा पूरा भी होगा तो भी पास नहीं होगा, लेकिन दूसरा हो रहा है। 543 का एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है ये, और भाई 272 है ना, 543 का मोर देन 50% है ना टोटल स्ट्रेंथ का, तो दूसरा पास हो रहा है, पहला फेल हो रहा है, तो भी पास नहीं होगा वो, है ना। दैट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विल बी डीम्ड टू हैव नॉट बीन पास्ड बाय लोकसभा, फेल हो गया, ठीक। लेकिन सपोज ये पिक्चर ऐसा भी तो हो सकता है, ये पिक्चर कुछ ऐसा हो गया मान लो उस दिन 500 लोग आए लेकिन केवल 350 ने वोट किया। कितने लोगों ने वोट किया, ओनली 350, है ना। और 272 लोगों ने फेवर में किया और 178 लोगों ने, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। अब 272 और ये कितना हो गया, 28 और 50, 78 ना, 78 लोगों ने। अब चेक करते हैं अपन ए बी दोनों, पहले ए चेक करते हैं। 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, कितने लोगों ने वोट किया, क्या ये 2/3 है, 272 है, मतलब पहली कंडीशन गॉट क्लियर, पहली कंडीशन ए गॉट क्लियर। अब चेक कर लेते हैं दूसरा वाला, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इज दिस नंबर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, यस, बी भी क्लियर, मतलब लोकसभा ने इसे पास कर दिया। अब ये हाँ पगली, ये जो जितने फेवर में किए इसी को देखना है ए बी में फुलफिल होता है कि नहीं। हाँ 272 ऐसा नंबर है जो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इट इज पास। फिर ये सेकंड हाउस में जाएगा, वहाँ भी यही एक कंडीशन ए बी से पास होना चाहिए। नंबर भी बदल जाएंगे नंबर, क्योंकि यहाँ 245 है। उस दिन पता चला 200 लोग ही प्रेजेंट थे, उसमें कितने लोगों ने वोट किया उससे क्रॉस चेक करना है, अगर पास हो गया तो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा,
हो गया, समझ गए इसको? खत्म, खत्म तो भी खत्म। हाँ नहीं, अब मैं बता दे रहा हूँ आपको, आप आगे पढ़ोगे, आगे चले गए आप लोग, लेकिन मैं बता देता हूँ ना। प्रेसिडेंट cannot reject a constitutional amendment bill if it is passed by both the houses, है ना? आगे पढ़ोगे आप लोग, तो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल गए, यही है ना? प्रेसिडेंट इसे मना नहीं कर सकते, he cannot deny if it is passed by both the houses because it is introduced in the parliament after getting prior recommendation, तो उन्हें पास करना होता है, ठीक है? तो अगर दोनों हाउसेस ने पास कर दिया मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा ही, ठीक है? समझ गए ना? चलो, कहाँ कहाँ आप ये लगेगा ये देख लेते हैं। पहला, फर्स्ट वन फॉर दिस थिंग ना, फर्स्ट फॉर अप्रूविंग द रेजोल्यूशन फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन बोथ द हाउसेस। देखो ये कौन सा है? प्रोक्लेमेशन ऑफ आर्टिकल 352 ऑफ आर्टिकल 352 in both the houses of parliament, in both the houses of parliament, यही मेजॉरिटी चाहिए, and it is very difficult, it is not so easy, है ना? तभी नेशनल इमरजेंसी लगेगी इंडिया में, मतलब कंटिन्यू रहेगी प्रेसिडेंट के प्रोक्लेम करने के बाद, पार्लियामेंट अप्रूव करेगा, दोनों हाउस में पास होगा, तभी नेशनल इमरजेंसी लगेगा, वरना नेशनल इमरजेंसी हट जाएगा, ठीक है? सिंपल समझ गए इसको ना? दूसरा जानते हो क्रिकेट से रिलेटेड है, दूसरा है, सुने हो? दूसरा अगर आपसे कोई पूछे कि दूसरा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, आपका जवाब होना चाहिए क्रिकेट। दूसरा याद रखना, और दूसरा वो भी किस में? बैटिंग में कि बॉलिंग में? बॉलिंग में दूसरा। एंड व्हाट इज दूसरा? हाउ विल यू डिफाइन दूसरा? उंगली से मतलब नहीं है, वो कहे बॉलर कैसा भी कर ले, दूसरा होता क्या है? सुनो, मैं ऑफ स्पिनर हूं ना, तो वो बॉल कैसे, सेम एक्शन होगा, सेम बॉल घूमेगी, ऐसा लगेगा बैट्समैन की बॉल घूम रही, बैट्समैन को लगेगा बॉल गिर के ऐसे गिरेगी और ऑफ स्पिन होगी, इधर की ओर आएगी, स्पिन होगी, लेकिन वो कुछ ऐसा ग्रिप में होता है कि वो बॉल बिना टर्न लिए सीधी निकल जाती है, या इधर टर्न हो जाती है, मतलब थोड़ा सा डिफ्लेक्ट अदर साइड हो जाती है, वो दूसरा है। गुगली जो है वो सीधी हो गई, सही बोल रहा है, गुगली सीधी हो गई, दूसरा ना दूसरे डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है, इसको बोलते हैं दूसरा, है ना? तो ये याद रखो, तुमसे वो कोई नहीं पूछेगा दूसरा डिस्क्राइब करो, तुमसे क्वेश्चन आ सकता है कि दूसरा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? क्रिकेट। और क्रिकेट में भी कहाँ? बैटिंग में, बॉलिंग में? इट्स एन आर्ट ऑफ बॉलिंग। सिली पॉइंट, सिली मिड ऑफ, ये सब क्या है? फील्डिंग पोजीशंस है, क्रिकेट में फील्डिंग पोजीशंस हैं ये, है ना? पॉइंट, सिली, मिड ऑफ, स्क्वायर, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ ना, कवर्स, अरे शाबाश, फाइन लेग, हाँ, थर्ड मैन, हाँ ये थर्ड मैन यूनिक है ना। थर्ड मैन क्या है आपसे पूछ सकता है? थर्ड मैन इज अ फील्डिंग पोजीशन, कहाँ होता है?
स्क्वायर साइड। ये बैटिंग कर रहा हूँ, कहाँ होगा, इधर होगा कि इधर होगा? थर्ड मैन। स्लिप पोजीशंस के बाद का एक वहाँ थर्ड मैन होता है जो भाग के आता है पीछे अगर कीपर से बॉल छूट जाती पकड़ने के लिए। तो थर्ड मैन इज अ पोजीशन, फील्डिंग पोजीशन इन अ क्रिकेट। ठीक है, ऐसा कुछ स्पोर्ट्स का मैं आऊँगा कभी कभी आगे जब आपके सब्जेक्ट्स हो जाएंगे ना, तो स्पोर्ट्स, जीके, मिसलेनियस टॉपिक्स। लड़कियों को, अधिकतर लड़कियों की समस्या होती है, ज़्यादा स्पोर्ट्स देखते नहीं, और अगर इस तरीके के स्पोर्ट्स देखते हैं जो पूछता नहीं है, जो पॉपुलर स्पोर्ट्स हैं उनके बारे में ज़्यादा आप लोग इंटरेस्ट लेते नहीं, तो आप लोगों को पता होता है बल्लेबाज ने मारा छक्का, बल्लेबाज आउट हो गया, बल्लेबाज ने चौका मारा है, शायद इतनी अंडरस्टैंडिंग सबको हो जाती होगी। फिर उसके अंदर की टेक्निकलिटीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन कुछ बन जाता है, हालांकि वो भी बहुत टेक्निकल चीज़ें नहीं है। लड़के लोग क्या होता है, ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, क्रिकेट खेलते हैं तो वो लोग ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। और ये गर्मी क्यों लग रहा है? यार जिंदगी खराब हो गई। चलो अब देखते हैं रिमूवल। अब कौन कौन रिमूव किए जाएंगे अपने पोस्ट से, और ये मेजॉरिटी चाहिए। ठीक, बहुत अच्छा है। देखो नहीं, ए बी में यार, इसी में चल रहे हैं अपन। CJI मतलब इसको कॉमन में ऐसा बोलूं, जजेस ऑफ सारे जजेस शामिल हो गए ना, केवल जजेस बोलो तो CJI, अदर जजेस सब शामिल हो गए। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सारे जजेस, इनका रिमूवल का रेजोल्यूशन पार्लियामेंट के दोनों हाउस में इसी मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। फिर प्रेसिडेंट फॉर्मल अपना साइन करेंगे और पोस्ट से हटा दिए जाएंगे। याद रहे, हाई कोर्ट का जज है मतलब स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं है, वो भी पार्लियामेंट के थ्रू ही हटाए जाएंगे। ठीक है, याद रहेगा, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इंक्लूडिंग CJI, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ ऑल द हाई कोर्ट, सब इंक्लूडिंग। ये हो गया एक। हाँ, पढ़ोगे सुप्रीम कोर्ट में, पढ़ोगे ना, सुप्रीम कोर्ट का कोई जज नहीं हटाया जा चुका है अभी तक, लेकिन चला जरूर है, लेकिन इम्पीचमेंट उसको मतलब कंप्लीट नहीं हुआ प्रोसेस, उससे पहले उसने पास नहीं हो पाया, सॉरी रिजाइन नहीं दिया, पास नहीं हो पाया, पास नहीं हो पाया। वो तो हाई कोर्ट के जज है, वो तो बहुत सारे हटा चुके हैं। नहीं, चला बहुत लोगों के ऊपर है, लेकिन उससे पहले वो रिज़ाइन कर देता है। लेकिन रुको, याद नहीं है, थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं, वहाँ बताऊँगा मैं। लेकिन ये जब परफेक्ट है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज अभी तक हटाया नहीं जा चुका है। सब सुप्रीम कोर्ट के सारे जज, हाई कोर्ट के सारे जज, वो पार्लियामेंट के दोनों हाउस में उनका जो रिमूवल रेजोल्यूशन है इसी मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। ठीक, हटाता तो प्रेसिडेंट ही है। आपसे बोले कौन हटाता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। पागली, पार्लियामेंट ने पास किया, उसी को हम क्या बोलेंगे, रिकमेंडेशन मिल गया और प्रेसिडेंट हटा देंगे। ठीक, अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा आ जाते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस अदर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ किसका, CEC, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। ये सब भी ऐसे ही हटाए जाएंगे। आपको पता ना, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ऐसे ही हटाए जाएंगे। ठीक, कैग, तीसरा कौन सा, कैग, अरे कैग ये तो जानते ही हो आप लोग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये भी ऐसा ही हटाया जाएगा, याद रहेगा।
ऑल द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। दूसरा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर ऑफ सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। तीसरा, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये भी ऐसे ही हटाए जाएंगे। अच्छा, और हो गया, ये आपका ये वाली मेजॉरिटी हो गई। हाँ, क्या? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हाँ, और दूसरा केवल इलेक्शन कमिश्नर, केवल इलेक्शन कमिश्नर। हाँ, एक सेंट्रल, देख पगली, एक सेंट्रल इलेक्शन कमीशन होता है, दिस इज सीईसी, दिस इज व्हाट सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। इसमें इसका हेड होता है, एक हेड, इसको अपन क्या बोलते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और दो और होते हैं, ये इनको क्या बोलते हैं? केवल इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ सीईसी। ये है, ये नया कवर ली का चमचमा रहे थे, ठीक है। एक बचा है यार, आए दो, वही तो बनाया, दो ठो। अदर मेंबर नहीं, वो भी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, है? हाँ, यस। एक और है, तीसरा देखो आप, if part 3 and if there is any amendment to be made in part 3 and part 4, part 3 and part 4, ठीक है, part 3 and part 4, तो constitutional amendment bill related to any amendment related to part 3 and part 4, a bill contemplating this will come to the both of the houses of parliament, and those constitutional amendment bill must be passed by this kind of majority. याद रहेगा? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अगर लाना है आपको इन रिलेशन टू, लिखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल फॉर पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 इज फंडामेंटल राइट्स, अबे राइट्स, और पार्ट 4 DPSP, and directive principles of state policy, DPSP। कौन बोला? Who said? रुक जा, 44th Constitutional Amendment Act 1978, do you remember? Right to property. Right to property was a fundamental right. It was there in the constitution till 1978. Parliament, they brought a constitutional amendment bill, है ना, and by that constitutional amendment act, that is 44th Constitutional Amendment Act 1978, right to property was removed from part 3 and it was placed in part 12 of Indian Constitution under Article 300A. So your right to property is now a legal right, not a fundamental right. All those rights which are guaranteed to you under part 3 of Indian Constitution, they are fundamental rights. Earlier, right to property was your fundamental right, but that's not a fundamental right now. At present, right to property is a legal right. तुम कहीं और से सोच के कहीं और आ गए हो। ये बात याद रख लो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो अमेंड नहीं हो सकता। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग प्रिएम्बल, बट देयर इज अ लिमिटेशन एंड दैट इज ऑल्सो पुट बाय सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट without affecting the basic structure of the constitution,
and that was at first reflected in Keshwananda Bharati case 1973. अभी आगे पढ़ोगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, विल स्टडी। एक बचा हुआ है क्या? वो बहुत लंबा लेगा, वो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। ये हो गया। अरे क्या बोला मैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल फॉर पार्ट 3 एंड पार्ट 4 फॉर अमेंडिंग, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल फॉर अमेंडिंग पार्ट 3 एंड पार्ट 4। क्लियर है? चलो, हाँ छुट्टी।